नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना किस राज्य में लॉन्च किया है? तमिलनाडु राज्य में यूनाइटेड किंगडम ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना लॉन्च किया है। जो स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, इसका जो मानक है जल प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, गुणवत्ता मूलक जीवन और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। इसको यूनाइटेड किंगडम ने तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया है। अब यूनाइटेड किंगडम को समझते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन को समझना पड़ेगा। जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये 3 देशों का समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन 3 देशों का समूह ग्रेट ब्रिटेन है। यदि इन 3 देशों में जो उत्तरी आयरलैंड है, इसको सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। रिपीट कर लेते हैं, ग्रेट ब्रिटेन 3 देशों का समूह है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यदि इन 3 देशों में उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ और जल निकाय की पहली गणना हुई, जिसमें सर्वाधिक जलाशय पश्चिमी बंगाल में और जो न्यूनतम जलाशय है वो सिक्किम में है। पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है ये कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और जो सिक्किम की राजधानी है ये गंगटोक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। जो सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार है, इसे यूरोपीय यूनियन देता है और 2023 में जीना महसा अमीनी को दिया गया है। जो जीना महसा अमीनी है, ये एक ईरानी महिला हैं जिन्होंने मानवाधिकार की रक्षा के लिए और जो ईरान का ड्रेस कोड है यानी कि जो हिजाब है उसके विरुद्ध आंदोलन किया और उसी आंदोलन के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी में इनकी 22 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। जिसके उपरांत यूरोपीय संघ ने सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए इनको चुना और इनको आंदोलन को और इनको यानी कि जीना महसा अमीनी और इनके आंदोलन को सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 दिया गया। अब ये जो नरगिस मोहम्मदी हैं, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति का। और जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये भी ईरानी महिला हैं और इन्होंने मानव अधिकार के प्रति और जो महिलाओं की सुरक्षा है और रक्षा है उसके प्रति आवाज़ उठाई है। और इनको जो ईरानी सरकार है उन्होंने 31 वर्ष की जेल यानी कि 31 वर्ष का कारावास और 154 कोड़ों की सज़ा दी है। तो वर्तमान में जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये 154 कोड़ों की सज़ा और 31 वर्ष की कारावास काट रही हैं। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार शिवशंकरी को दिया गया है और जो इनकी रचना है ये सूर्यवंशम है। सूर्यवंशम रचना के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। जो पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार है उसे हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। इनकी जो रचना है वो पागल खाना रचना के लिए दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधवहाड़ा को दिया गया है और गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है।
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। जो एंजेला मर्केल हैं ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मोज्जो को दिया गया। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूकन को दिया गया है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस कुरूप को दिया गया है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीएस कुरूप को दिया गया है और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया है। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसे दामोदर मोज्जो को दिया गया है। साहित्य का अकादमी पुरस्कार 2022 वाला हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया है। इनकी जो रचना है वो तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और अंग्रेजी में अनुराधा राय को दिया गया है। इनकी जो रचना है वो नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा राय को अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? जो डिजी कवच प्रोग्राम है उसे गूगल ने लॉन्च किया है। डिजी कवच प्रोग्राम जो वित्तीय धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए लॉन्च किया है। और जो ऑनलाइन है उसे सुरक्षित और सही उपयोग करने के लिए एक प्रकार का यह जागरूकता प्रोग्राम है जो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब गूगल आया है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। जो गूगल है तो गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। और जो इसके संस्थापक हैं वो लैरी पेज और सेर्गेन ब्रिन हैं। लैरी पेज सेर्गेन ब्रिन ने गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में की थी और 2004 ईस्वी में इसे सार्वजनिक सेवा में प्रारंभ कर दिया गया। जो वर्तमान सीईओ हैं गूगल के वो सुंदर पिचाई हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और जो गूगल है इसने डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब अगले जो बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं। उद्गम पोर्टल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और बार्ड चैटबॉट इसको गूगल ने लॉन्च किया है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने लॉन्च किया है। और ऑपरेशन ध्वस्त, जो ऑपरेशन ध्वस्त है उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया है। जो अमेजन है तो अमेजन के सीईओ एंडी जैसी हैं। जो गूगल के सीईओ हैं ये सुंदर पिचाई हैं। और जो ट्विटर है तो ट्विटर के जो सीईओ हैं ये लिंडा हैं। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कृष्ण मूर्ति हैं। तो कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, हाल ही में अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? जापान। जो जापान है उसने अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये जो रेलगन है इसको समझ लेते हैं। जो रेलगन है ये हाइपरसोनिक है। इसकी जो स्पीड है ये 7 मैक है। जो रेलगन होता है ये एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मिसाइल की तरफ 7 मैक की स्पीड से फेंकता है। रिपीट कर लेते हैं। जो रेलगन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को 7 मैक के स्पीड से फेंकता है मिसाइल की तरफ, जिससे कि जो मिसाइल का प्रभाव है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो एक प्रकार का यह डिफेंस सिस्टम है। और हाल ही में जो जापान है उसने अपने स्थलीय और समुद्री सीमा पर बहुत सारे रेलगन की तैनाती करेगा। अब जापान आया है तो जापान को मानचित्र में समझ लेते हैं। ये जापान का मानचित्र है। ये जापान के उत्तर में आखोष्टक सागर है और जापान के पश्चिम में यहाँ पर जापान सागर है और जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर है यहाँ पर और जापान के दक्षिण में फिलीपीन सागर है। और
जो दक्षिण पश्चिम है यहाँ पर पूर्वी चीन सागर है। सम्मिलित रूप से देखा जाए तो जो जापान है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, क्योंकि जितने भी ये सागर हैं ये सब प्रशांत महासागर के भाग हैं। ये जो जापान है, जापान का सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो है। ये होक्काइडो द्वीप है। होक्काइडो द्वीप जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है। उसके बाद में होन्शु द्वीप है, फिर उसके बाद में शिकोकु द्वीप है और क्यूशु द्वीप है। जो क्यूशु द्वीप है ये जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप है, यानी कि जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप क्यूशु द्वीप है, और जापान का सबसे उत्तरी जो द्वीप है वो होक्काइडो द्वीप है। ये जो 4 द्वीप हैं, तो जापान की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इन्हीं 4 द्वीपों पर निवास करती है। अब आकार के हिसाब से देख लेते हैं, तो आकार के हिसाब से सबसे जो बड़ा द्वीप है ये होन्शु है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद में जो होक्काइडो है ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप क्यूशु है। और जो शिकोकु है यहाँ पर ये शिकोकु द्वीप है। शिकोकु द्वीप सबसे छोटा द्वीप है इन 4 द्वीपों में, यानी कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और सबसे छोटा द्वीप जो है ये शिकोकु द्वीप है। ये जापान की शिनानो नदी है। शिनानो नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। जापान के होन्शु द्वीप पर जापान की जो राजधानी है ये टोक्यो स्थित है। जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है, और इसी द्वीप पर फ्यूजियामा ज्वालामुखी और क्वांटो मैदान स्थित है। जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी यानी क्वांटो मैदान और फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये होन्शु द्वीप पर स्थित है, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और क्वांटो जो मैदान है ये सबसे बड़ा मैदान है जापान का। यहाँ पर बीवा लेक स्थित है, और बीवा लेक जापान की सबसे बड़ी झील है, यानी कि बीवा झील जापान की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर हिरोशिमा स्थान है और यहाँ नागासाकी स्थान है। जो हिरोशिमा और नागासाकी स्थान है तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, और यहाँ पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैट बॉय परमाणु बम गिराया था। यानी कि पहली बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका के द्वारा जापान के 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर किया गया, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी जनधन की हानि हुई, और वर्तमान में भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ के जो संतानें उत्पन्न होती हैं या मानसिक या शारीरिक रूप से जो है वो विकृत या कमज़ोर होती हैं इसी परमाणु बम प्रभाव के कारण। जापान का यहाँ पर सबसे दक्षिणी तट है, और जापान के दक्षिणी तट पर जापान के दक्षिणी तट पर जो चक्रवात आते हैं, यहाँ पर जो जापान का दक्षिणी तट है इस पर जो चक्रवात आते हैं उसे टाइफून कहते हैं। और जापान का ये पूर्वी तट है। जापान के पूर्वी तट पर ऊपर से जो अराशिवो जलधारा है जिसे क्यूराइल जलधारा कहते हैं, या एक ठंडी जलधारा है, और भूमध्य सागर से ऊपर की ओर एक जलधारा आती है उसे क्यूरोशिवो जलधारा कहते हैं। तो क्यूरोशिवो जलधारा गर्म जलधारा है, और क्यूराइल या अराशिवो जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है, और ये दोनों जलधाराएं जापान के पूर्वी तट पर मिलती हैं। और जहाँ मिलती हैं यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादन केंद्र है, क्योंकि जो जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं ये दोनों मिलती हैं वहाँ पर एक प्रकार का जीव प्लैंकटन जिसका नाम है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो प्लैंकटन है ये मछलियों का मुख्य भोजन है, जिसके कारण जहाँ गर्म जलधारा एवं ठंडी जलधाराएं दोनों आपस में मिलती हैं वहाँ पर मछली सबसे अधिक पाई जाती है। तो जापान के पूर्वी तट पर
विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यानी कि जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के जो पीएम हैं वो फूमियो किशिदो हैं। जापान की जो मुद्रा है वो येन है, ये येन का सिंबल है। रिपीट कर लेते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं और जापान की जो मुद्रा है वो येन है, ये येन का सिंबल है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम राज्य में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। ये जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है, ये इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। और जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है, ये असम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है। इसकी जो लंबाई है ये 2.28 किलोमीटर है। ये जो आरजी रोड है, आरजी रोड पर स्थित है, यानी कि जो श्रद्धांजलि फ्लाईओवर है ये आरजी रोड पर स्थित है, जो सुंदरपुर को जोड़ता है। और जो असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है ये नीलाचल है। जो नीलाचल है इसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर की है। जो वर्तमान में ये फ्लाईओवर बना है, इसकी जो लागत है ये 316 करोड़ रुपए है, यानी कि 316 करोड़ रुपए की लागत से श्रद्धांजलि फ्लाईओवर बना है। इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। जो इसकी लंबाई है 2.28 किलोमीटर है। ये दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है असम का। ये आरजी रोड पर स्थित है और ये सुंदरपुर को जोड़ता है। और जो दूसरा, यानी कि जो पहला सबसे लंबा फ्लाईओवर है असम का, वो नीलाचल है और इसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है। अगले बिंदु पर चलते हैं। जो ये असम है, तो असम में गज उत्सव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है। गज उत्सव को 30वीं, यानी कि हाथी परियोजना की 30वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। इसका उद्घाटन जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने किया था। और हाथी जो परियोजना है ये 1992 ईस्वी में आई है। असम के जो राज्यपाल हैं ये गुलाब चंद्र कटारिया हैं। जो नागालैंड है, यानी कि प्रारंभ में ये जो पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। और जो पूर्वोत्तर भारत में उसमें सबसे पहले असम राज्य था। और असम राज्य से, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी नए राज्य बने हैं, यानी कि जो 6 राज्य हैं, वो सभी असम राज्य से उनका निर्माण हुआ है। जैसे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद में नागालैंड है और यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम है और यहाँ पर त्रिपुरा है और यहाँ मेघालय है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन 6 जो राज्यों का निर्माण है ये असम राज्य से हुआ है। प्रारंभ में पूर्वोत्तर राज्य में केवल असम था। 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ है और 1972 ईस्वी में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का गठन हुआ है। 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ है असम से अलग होकर। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। और जो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। जो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध है। अब अगला बिंदु है, IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर
जो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। असम में कामाख्या माता मंदिर है जिसमें योनि की पूजा होती है और इसमें अम्बुबाची मेला का आयोजन होता है। जो असम है तो असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं और असम में जो लोकसभा की सीट है 14 है और राज्यसभा की सीट असम में 7 है और विधानसभा की जो सीट है वो 126 सीट है। असम का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी है और गुवाहाटी में 4 राज्यों का हाई कोर्ट लगता है, अरुणाचल प्रदेश यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। इन 4 राज्यों का जो हाई कोर्ट है ये गुवाहाटी में लगता है। एक सत्रिया, बगरुम्बा और बिहू ये तीनों जो नृत्य हैं ये असम के हैं, जिसमें से बगरुम्बा और बिहू ये 2 लोक नृत्य हैं और सत्रिया ये क्लासिकल डांस है असम का, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव का आयोजन हुआ है। जो भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। यह एक प्रकार का सेना सांस्कृतिक प्रदर्शन है, यानी कि सेना का सांस्कृतिक प्रदर्शन है, जिसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है नई दिल्ली में। जो सेना है, भारतीय सेना ने उद्भव पोर्टल लॉन्च किया था और जो उद्भव पोर्टल या उद्भव जो प्रोग्राम है, तो उद्भव प्रोग्राम के द्वारा भारतीय सेना में आधुनिक सैन्य तकनीकी है उसको बढ़ावा देने के लिए उद्भव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत के 42 धरोहर शामिल हैं। जो 42वां धरोहर है वो होयसल मंदिर है और होयसल मंदिर कर्नाटक में है। जो 41वां धरोहर है वो शांति निकेतन है और 40वां जो धरोहर है ये धौलावीरा है और 39वां धरोहर रामप्पा या काकतेश्वर मंदिर है। जो काकतेश्वर या रामप्पा मंदिर है ये तेलंगाना में स्थित है। जो 40वां साइट है, 40वां धौलावीरा है, ये गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा स्थल है। और जो 41वां शांति निकेतन है और शांति निकेतन कोलकाता यानी कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। जो 42वां विश्व धरोहर है, तो 42वां जो विश्व धरोहर है ये होयसल मंदिर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में कुल जो रामसर स्थल हैं ये 75 रामसर स्थल हैं। भारत का पहला रामसर जो स्थल है ये चिल्का झील है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो रामसर है तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी को रामसर समझौता हुआ था। कहाँ? ईरान के रामसर शहर में, जो आर्द्रभूमि से संबंधित था। इसीलिए जो आर्द्रभूमि है वो आर्द्रभूमि को रामसर कहा जाता है। तो सबसे अधिक रामसर या आर्द्रभूमि तमिलनाडु राज्य में है। अगला बिंदु है, भारत में कुल अमूर्त धरोहर 14 हैं। अमूर्त धरोहर वो होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते यानी नहीं छू सकते हैं, वो अमूर्त धरोहर होती हैं। और 14वां जो अमूर्त धरोहर है वो दुर्गा पूजा है। पहली लिविंग हेरिटेज जो है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी और ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? मिशन महिला सारथी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है। जो मिशन महिला सारथी है इसमें BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 की जो जनरेशन है इससे संबंधित 51
इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च किया है अयोध्या से। किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रिपीट कर लेते हैं, जो मिशन महिला सारथी है इसमें BS4 यानी कि भारत स्टेज 4 की 51 इलेक्ट्रिक बस को अयोध्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए। जो इसमें 51 बस हैं, इन 51 बसों में जो ड्राइवर और जो कंडक्टर होगा ये केवल महिला होंगी। यानी कि जो 51 बस चलाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन महिला सारथी योजना के तहत, इसमें इसके जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं ये दोनों महिला होंगी। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। जो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हैं। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल है ये सरोजिनी नायडू है। और सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और जो सरोजिनी नायडू हैं ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ भारत की पहली महिला राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये बारहसिंघा है। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रौच है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है तो राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय चिन्ह मछली तीर कमान है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्य और 1 यूटी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से सीमा बनाता है, जिसके 2 राज्य उत्तर में सीमा बनाता है। यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से उत्तर में सीमा बनाता है। और पूरब में बिहार और झारखंड से सीमा बनाता है। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। और पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा से सीमा बनाता है। और यहाँ पर दिल्ली से सीमा बनाता है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये 8 राज्य और 1 संघ राज्य क्षेत्र से सीमा बनाता है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से, और पूरब में बिहार और झारखंड से, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, पश्चिम में राजस्थान और हरियाणा से, और 1 यूटी दिल्ली से। जो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो खीरी लखीमपुर है। और खीरी लखीमपुर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पर जो है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ही फुलहार झील है जहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। और सबसे जो दक्षिणी जिला है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है ये 4 राज्यों से यहाँ पर सीमा साझा करता है। बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये देश का मात्र एक जिला है अकेला। जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये भारत में सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है, विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 75 सीट है।
और जो इसका हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद है और खंडपीठ लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है ये लखनऊ है। जो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरा महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंथूरियम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मिजोरम में एंथूरियम महोत्सव का आयोजन किया गया है। जो एंथूरियम महोत्सव है ये इसका आयोजन मिजोरम राज्य में हुआ है और मिजोरम राज्य में चाप चार कूट महोत्सव का भी आयोजन होता है जिसे बम्बू डांस कहते हैं। अब ये महोत्सव आया है तो जो महत्वपूर्ण महोत्सव है उनको बात कर लेते हैं। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में होता है, भूमचू महोत्सव सिक्किम में होता है और रज पर्व या रज महोत्सव उड़ीसा राज्य में होता है। नुआखाई महोत्सव भी उड़ीसा राज्य में होता है। जो लेवेंडर फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में होता है और खारची जो महोत्सव है इसका आयोजन त्रिपुरा राज्य में होता है। बोनालू महोत्सव और बथुकम्बा महोत्सव ये दोनों महोत्सव तेलंगाना राज्य में होते हैं और पोंगल जो उत्सव है ये तमिलनाडु राज्य में होता है। थाईपुसम और पोंगल उत्सव इन दोनों महोत्सव या उत्सव का आयोजन तमिलनाडु राज्य में होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? ये जो थोरडो गांव है इसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भारतीय जो ये गांव है इसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है और थोरडो गांव गुजरात राज्य में स्थित है। जो मौलिनोंग गांव है ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मौलिनोंग गांव है। ये मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है मौलिनोंग गांव। ये एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है जो इसका मुख्यालय है और इसकी जो स्थापना है 1975 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये स्थित है। और अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब गुजरात आया है तो गुजरात को मानचित्र में समझ लेते हैं। यह गुजरात का मानचित्र है। गुजरात का मानचित्र है। ये गुजरात में यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर स्थित है और ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी है। जो ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। जो कच्छ प्रायद्वीप है तो कच्छ प्रायद्वीप पर यहाँ पर कांडला बंदरगाह स्थित है और कांडला बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे दीनदयाल बंदरगाह का नाम दिया गया है। जो खंभात की खाड़ी है इसमें 4 नदियों का मुहाना है। यहाँ से साबरमती नदी आती है और इसका मुहाना खंभात की खाड़ी में है और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है यहाँ पर और यहाँ गांधीनगर स्थित है और यहाँ से माही नदी आती है और इसके बाद में जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी भी आती है यहाँ खंभात की खाड़ी में। जो नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात राज्य में। यहाँ से तापी या ताप्ती नदी आती है और तापी या ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है और ताप्ती या तापी नदी पर उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। अब ये
रिपीट कर लेते हैं। यहाँ से साबरमती नदी, इसके बाद में साबरमती नदी, माही नदी और नर्मदा नदी और तापी या ताप्ती नदी, ये 4 नदियों का मुहाना खंभात की खाड़ी में है। जो नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब ये जो गुजरात है, तो गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है, और गुजरात के जो हाई कोर्ट है ये अहमदाबाद में स्थित है, और गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है और गांधीनगर शहर है ये दोनों साबरमती नदी के किनारे स्थित हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, और गुजरात के जो राज्यपाल हैं ये हैं, और इसके बाद में आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है और 182 सीट विधानसभा की। यहाँ पर वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रिपीट कर लेते हैं, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। और जो गुजरात राज्य है इसकी राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का जो डांस है ये डांडिया और गरबा है। गुजरात राज्य का ये गरबा और डांडिया नृत्य है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।